सोचो, आपको पता चले कि आपके मम्मी पापा सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे थे। वो 15 साल से अपनी मौत का नाटक कर रहे थे और अब कोई उन्हें और आपको खत्म करने आ रहा है। कहानी 2010 में शुरू होती है। सीआईए एजेंट मैथ्यू और एमिली को एक हाई रिस्क मिशन दिया जाता है। यूरोपियन टेररिस्ट गोर के 8 साल के बेटे की बर्थडे पार्टी के दौरान उसकी हवेली में घुसपैठ करना और आईसीसी की मास्टर की चुराना, एक ऐसा डिवाइस जो दुनिया के जरूरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। जाने से पहले एमिली चुपके से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। मैथ्यू उससे फोकस करने के लिए कहता है। हवेली में वो उसे अपनी बंदूक कार में रखवा देती है। ये बच्चों की पार्टी है और एक आवारा गोली सब कुछ बदल सकती है। अपने हैंडलर चक के दूर से गाइडेंस में वे फ्रेंच हथियार डीलर बनकर हाथ में हाथ डाले अंदर जाते हैं। चक उनकी केमिस्ट्री देखता है और उन्हें चेतावनी देता है, अगर कुछ गलत हुआ तो उन्हें झूठ बोलने के लिए तैयार रहना होगा, एक दूसरे से भी। अंदर एमिली चुपके से एक केमिकल स्प्रे और एक छिपे हुए वॉच रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके गोर के फिंगरप्रिंट और आवाज कैप्चर करती है। धीरे धीरे चक उन्हें गोर के प्राइवेट ऑफिस तक ले जाता है। चोरी हुए बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करके वे सेफ खोलते हैं और आईसीसी की निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वो खुलती है एक साइलेंट अलार्म बजता है। गार्ड्स अंदर घुस आते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैथ्यू और एमिली वापस लड़ते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। वे एक छिपे हुए एयर स्ट्रिप की ओर भागते हैं जहां एक MI6 एजेंट बैरन एंड्रूज, गोर का पुराना प्रेमी और जेट का क्रिएटर, इंतजार कर रहा है। चक ने उन्हें चेतावनी दी थी, किसी पर भरोसा मत करो, खासकर बैरन पर नहीं। बैरन एमिली का गर्मजोशी से स्वागत करता है, लगभग बहुत ज्यादा गर्मजोशी से। लेकिन मैथ्यू के साथ माहौल ठंडा हो जाता है। उनकी बातचीत तनावपूर्ण, तीखी और बिना कहीं दुश्मनी से भरी होती है। मिशन पूरा हो गया है, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ है। टेक ऑफ के तुरंत बाद, यह मानकर कि मिशन खत्म हो गया है, मैथ्यू शैंपेन की एक बोतल खोलता है। एमिली मना कर देती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार वो उसे सच बताती है, वो प्रेग्नेंट है। वो उसे ये साबित करने के लिए कई टेस्ट किट दिखाती है। मैथ्यू हैरान रह जाता है, फिर खुशी से झूम उठता है। वो कहता है कि वो उसके साथ परिवार शुरू करने के लिए तैयार है। जब वे जश्न मनाते हैं, एमिली को अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है और वो रेस्ट रूम की ओर भागती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट उसका रास्ता रोकती है, ये कहते हुए कि वो उपलब्ध नहीं है, 11 घंटे की फ्लाइट के लिए यह अजीब है। एमिली चुपचाप मैथ्यू को इशारा करती है, कुछ गड़बड़ है। तुरंत अटेंडेंट एक बंदूक निकालता है और आईसीएस चाबी मांगता है। मैथ्यू उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे हवा में उछाल देता है। एमिली आगे बढ़ती है और हथियार पकड़ लेती है। दूसरे हमलावर खुद को दिखाते हैं। जेट के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी के दौरान वही अटेंडेंट एक गोली लोड करता है और निशाना साधता है। मैथ्यू उसे एक तरफ धकेल देता है, गोली उनसे चूक जाती है लेकिन पायलट को लग जाती है। प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हमलावर पैराशूट और आईसीएस की पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच पाता, एयरक्राफ्ट एक पहाड़ से टकरा जाता है। वो खाली जगह में गिर जाता है। जेट फटने से कुछ ही सेकंड दूर है। मैथ्यू आखिरी पैराशूट एमिली को पहनाता है और उससे अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए कहता है। वह उसे छोड़ने से मना कर देती है। अपने पैर उसके चारों ओर लपेटकर वो रस्सी खींचती है। वे गिरने से बच जाते हैं। जैसे ही उनके पीछे मलबा जलता है, उन्हें एहसास होता है कि दुनिया मानेगी कि वे क्रैश में मर गए। पहली बार वे आज़ाद हैं, लेकिन उनका शिकार भी किया जा रहा है। यह मानकर कि दुनिया उन्हें मर चुका मानती है, मैथ्यू और एमिली गायब होने का फैसला करते हैं। मैथ्यू कहता है कि उसके पास पीछे छोड़ने के लिए कोई नहीं है। एमिली मानती है कि अपनी मां से रिश्ता तोड़ना मुश्किल नहीं होगा, वैसे भी उनकी कभी नहीं बनी। 15 साल बाद वे अपने 2 बच्चों के साथ चुपचाप रहते हैं। उनकी बेटी एलिस बागी और गुस्सैल है। उनका बेटा लियो शर्मीला है और अपने गैजेट से चिपका रहता है। एक सुबह एलिस कहती है कि वो एक दोस्त के घर पर पढ़ाई कर रही है। बच्चों को छोड़ने के बाद मैथ्यू और एमिली चुपके से उन्हें दूर से ट्रेंड ऑपरेटिव की तरह देखते हैं। एमिली देखती है कि एलिस फिर से उसी लड़के का हाथ पकड़े हुए है, शायद उसे किस भी कर रही हो। मैथ्यू को जासूसी करने में बुरा लगता है, लेकिन एमिली पीछे हटने से मना कर देती है। एलिस अचानक उन्हें देख लेती है। गुस्से और शर्मिंदगी में वो उनका सामना करती है। वे चुपचाप गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। उस रात एमिली बताती है कि एलिस कभी नहीं सुनती। फिर उसे घर पर एलिस का बैग दिखता है। उसका लैपटॉप लगातार मैसेज से रोशन हो जाता है। वह इसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत जाती है। कई बार पासवर्ड फेल होने के बाद मैथ्यू उसे रुकने के लिए कहता है। फिर एमिली एक छोटा स्टिकर हटाती है, एक पल सोचती है और टाइप करती है, मॉम सक्स। लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। गुस्से में लेकिन फोकस्ड, वो मैसेज पढ़ती है। एलिस केमिकल एपोकैलिप्स नाम की किसी चीज में जाने का प्लान बना रही है। लियो बताता है कि यह ड्रग्स और शराब से भरी एक वाइल्ड क्लब पार्टी है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैथ्यू और एमिली एलिस का फोन ट्रैक करते हैं। जल्द ही वे क्लब में घुसते हैं और अपनी बेटी को वीआईपी सेक्शन में डांस करते हुए देखते हैं। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि उसका पास्ट अभी अभी उसे पकड़ चुका है। एमिली वीआईपी सेक्शन में घुसती है, एलिस को नाम से बुलाती है और उसे घर जाने का ऑर्डर देती है।
लड़कों का एक ग्रुप अंदर आता है। मैथ्यू का मजाक उड़ाते हुए उसे बूढ़ा आदमी कहता है। जब उनमें से एक उसे रोकने के लिए एलिस का हाथ पकड़ता है तो एमिली गुस्से में आ जाती है। वो उसका गला पकड़ लेती है और उसका सिर दीवार पर पटक देती है। बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू तुरंत उसके साथ आ जाता है। कुछ ही मिनटों में गैंग लीडर समेत पूरा ग्रुप जमीन पर गिर जाता है। फिर उन्हें एहसास होता है किसी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैथ्यू फोन उठाता है और वीडियो वहीं डिलीट कर देता है। घर जाते समय वे मानते हैं कि उन्होंने एलिस को उसके लैपटॉप से ट्रैक किया था। उसे घर में ही रहना होगा। गुस्से में एलिस चिल्लाती है कि वो बहुत दूर का कॉलेज चुनेगी और कभी वापस नहीं आएगी। वो उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। कोई भी ताइक्वांडो क्लास उन्हें इस तरह लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। एमिली का यह आसान बहाना चीजों को और खराब कर देता है। बाद में एमिली मानती है कि उसे एजेंट होने की याद आती है। मैथ्यू उसे याद दिलाता है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मजाक में वे खेल खेल में लड़ाई शुरू कर देते हैं और आसानी से पुराने कॉम्बैट मूव्स में वापस आ जाते हैं। इस बीच एलिस अपनी लोकेशन बताने के लिए लियो से भिड़ जाती है। वो मना कर देता है, लेकिन मन ही मन उसे अच्छा लगता है कि वो पकड़ी गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। चक। मैथ्यू हैरान रह जाता है। चक कहता है कि क्लब फाइट ऑनलाइन वायरल हो गई थी। वो अंदर आने से मना कर देता है और सीधे मुद्दे पर आ जाता है। बैरन ने उन्हें धोखा दिया है। चक सच बताता है। बैरन अब गोर के साथ काम कर रहा है और वे मैथ्यू और एमिली का शिकार कर रहे हैं। अगर चक उन्हें इतनी आसानी से ढूंढ पाया तो गोर को पहले से ही पता है कि वे कहाँ हैं। वजह क्रैश से आईसीएस की कभी नहीं मिली। गोर को लगता है कि वो अभी भी उनके पास है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक स्नाइपर की गोली चक की गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है। हथियारबंद लोग घर को घेर लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। बच्चे स्कूल में हैं, अभी के लिए सुरक्षित हैं। मैथ्यू और एमिली छिप जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि हमलावर अगला निशाना उनके बच्चों को बना सकते हैं। वे गैराज की तरफ दौड़ते हैं, अपनी कार से दरवाजा तोड़ते हैं और सीधे एक बंदूकधारी की गाड़ी से टकरा जाते हैं। अफरा तफरी के बीच कार बदलकर वे तेजी से भागते हैं और उनके पीछे गोलियों की बौछार होती है। पीछा करते समय एमिली जानना चाहती है कि वे कैसे साबित कर सकते हैं कि उनके पास की नहीं है। मैथ्यू हिचकिचाता है, फिर कबूल कर लेता है। उसने इसे कभी नष्ट नहीं किया। उसने आईसीएस की सालों पहले इंग्लैंड में एमिली की मां की बहुत ज्यादा सुरक्षित रिसर्च फैसिलिटी में छिपा दी थी। जैसे ही पीछा करने वाले पास आते हैं, मैथ्यू डाइट कोक और मेंटोस का इस्तेमाल करके एक एक्सप्लोसिव बनाता है। ब्लास्ट से पीछा कर रही कार का कंट्रोल खो जाता है और वो क्रैश हो जाती है। वे बिना कोई वजह बताए बच्चों को स्कूल से पकड़ लेते हैं और सीधे एयरपोर्ट की ओर चल पड़ते हैं। प्लेन में बच्चे जवाब मांगते हैं। एमिली कहती है कि वे अपनी दादी से मिलने जा रहे हैं। एलिस भड़क जाती है, उसे लगा कि उसकी दादी मर गई है। मैथ्यू सबको शांत करता है और एमिली से सच बताने से पहले इंतजार करने को कहता है। अगले दिन नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वे लंदन पहुंचते हैं। पार्किंग की जगह जा रही बस में मैथ्यू को एक पोटेंशियल राइड दिखती है। एमिली गलती से एक आदमी से टकरा जाती है, उसकी चाबियां बहुत ही सटीकता से उठा लेती है और मैथ्यू को दे देती है। कुछ सेकंड बाद इंजन जोर से आवाज करता है। वे फिर से गेम में वापस आ जाते हैं। मैथ्यू बच्चों से जल्दी अंदर जाने के लिए कहता है। उसने कार किराए पर ली है। उन्हें पता नहीं होता कि गोर का एक आदमी बस में है जो चुपके से उनकी लोकेशन बता रहा है। बैरन एयरपोर्ट फुटेज ट्रैक कर रहा है। उसे भी पता चलता है कि वे आ गए हैं। वो 15 साल से आईसीएस की तलाश कर रहा है और अपनी टीम को बच्चों की गलतियों पर नजर रखने के लिए उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। कार के अंदर एमिली बच्चों के फोन जब्त कर लेती है और सिम कार्ड नष्ट कर देती है। जल्द ही एक गैस स्टेशन पर कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। जब मैथ्यू फ्यूल भरता है तो बच्चे स्नैक्स खरीदते हैं। एलिस देखती है कि उनके पासपोर्ट नकली हैं और उनके माता पिता से पूछती है। यहाँ तक कि लियो की जल्दी से की गई रिसर्च से पता चलता है कि जेफरी बेकर की मौत 1952 में हो गई थी। शक बढ़ता है। बाहर गोर के आदमी आते हैं और बैरन उनके पास पहुंचता है। मैथ्यू तुरंत रिएक्ट करता है। हमलावरों को भगाने के लिए टूटे हुए पाइप से फ्यूल जलाता है। एमिली एक हथियार पकड़ती है और उसके साथ लड़ती है। बच्चे हैरान होकर देखते हैं जब उनके माता पिता असली सीक्रेट एजेंट की तरह दुश्मनों को मारते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद मैथ्यू बच्चों को वापस कार में बिठाता है। एमिली एक और गुंडे को उन पर निशाना साधते हुए देखती है। वो कार को रिवर्स में जोर से मारती है और तेजी से भाग जाती है। एलिस डर जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता आतंकवादी हैं। बैरन उन्हें पास में देखता है और अपने ड्राइवर को उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। मैथ्यू तेजी से काम करता है। वो एक कार्गो ट्रक की चेन तोड़ देता है, भारी पाइप सड़क पर गिरा देता है, फिर ट्रक के टायरों पर गोली चला देता है जिससे उनका रास्ता रुक जाता है। पलटा हुआ ट्रक सड़क रोक देता है। मैथ्यू और एमिली के फिर से भागने पर बैरन गुस्से में आ जाता है। कार के अंदर बच्चे सच पूछते हैं। मैथ्यू आखिरकार मान लेता है कि वे सीआईए एजेंट थे। लियो बहुत खुश होता है और स्कूल में सभी डैड्स को पीटने का मजाक उड़ाता है। एलिस इम्प्रेस होती है। एमिली उन्हें ऑनलाइन सर्च करने के लिए डांटती है और मैथ्यू लियो का गेमिंग डिवाइस एक गुजरते हुए ट्रक पर फेंक देता है।
इस बीच बैरन गैस स्टेशन की जांच करता है और उसे एक टैटू मिलता है जो एक हमलावर को व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप से जोड़ता है। अगली सुबह मैथ्यू परिवार को एमिली की मां जीनी की एस्टेट ले जाता है, एक बहुत बड़ी शानदार हवेली। बच्चे हैरान रह जाते हैं ये सोचकर कि वह राजघराने से है। एमिली पासवर्ड लेकर अंदर आती है और गोली चलने की आवाज आती है। जीनी अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रही है। वो अपने पोते पोतियों से रूखेपन से मिलती है, लियो को गले लगाने से मना कर देती है और उसे एक मरा हुआ पक्षी उठाने का ऑर्डर देती है। मैथ्यू तुरंत आईसीएस की लेना चाहता है, लेकिन जीनी उसे इंतजार करने के लिए कहती है। उसका बॉयफ्रेंड निगेल आता है और उसे किस करता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। मैथ्यू नाइजेल से बच्चों को घुमाने के लिए कहता है, जबकि वह जीनी से अकेले में बात करता है। इस बीच बैरन लियो के फेंके हुए डिवाइस से सिग्नल ट्रैक करता है और पता लगाता है कि यह हवेली जीनी की है, जो एक मशहूर XMI6 एजेंट है। उसे पता चलता है कि एमिली उसकी बेटी है, लेकिन वो ये बात छिपाता है। अंदर नाइजेल अपने हाईटेक गैजेट से बच्चों का मनोरंजन करता है। एलिस जासूस बनने की ट्रेनिंग के बारे में शेखी बघारती है, लेकिन निगेल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और चली जाती है। नीचे मैथ्यू जीनी को बताता है कि उसने आईसीएस की चाबी उसके घर में छिपा दी है। गुस्से में वो उस पर घर में खतरा लाने का आरोप लगाती है। एमिली गुस्से में अपनी मां को मतलबी कहती है और उसे याद दिलाती है कि उसे कैसे घर से निकाल दिया गया था। जीनी जवाब देती है कि एमिली एक अच्छी मां नहीं है और एलिस की नाराजगी की ओर इशारा करती है। ये सुनकर एलिस को अपनी मां को परेशान करने के लिए बुरा लगता है। बाद में मैथ्यू और एमिली चाबी लेने के लिए वाइन सेलर की ओर जाते हैं। अचानक हथियारबंद लोग एस्टेट पर धावा बोल देते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर से गरजते हुए गुजरते हैं। वे वापस दौड़ते हैं और जीनी और निगेल को बंधा हुआ पाते हैं, जिससे उसकी मां जल्दी से आज़ाद हो जाती है। मेन हॉल में उनका सामना और हमलावरों से होता है, जो लियो और एलिस को बंदूक की नोक पर पकड़े हुए हैं। संख्या में कम होने के कारण मैथ्यू चाबी सौंपने का वादा करते हुए सरेंडर कर देता है। फिर शॉक चक जिंदा दिखाई देता है। वो बताता है कि बैरन कभी विलेन नहीं था, प्लेन हमला नकली था। चक चाबी लेता है और वेरिफिकेशन का ऑर्डर देता है। इस बीच जीनी, जो अभी भी बंधी हुई है, एक छिपी हुई ट्रैंक्विलाइजर गन दिखाती है और एक एक करके सैनिकों को मार गिराती है। जैसे ही और हमलावर आते हैं, वो चाकुओं और बर्तनों से लड़ती है। दूसरे कमरे में निगेल को गोली लग जाती है। एमिली और मैथ्यू पलटवार करने का मौका पकड़ लेते हैं और कई दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन चक अपने आदमियों को बच्चों पर निशाना लगाए रखता है और कोई मैथ्यू और एमिली को पीछे से बेहोश कर देता है। जब वे जागे तो जीनी पास में ही थी, लेकिन चक पहले ही बच्चों को हेलीकॉप्टर से ले जा चुका था। मैथ्यू ने अपने फिटनेस ट्रैकर पर लियो का थम्स अप देखा और उसे एक आर्ट म्यूजियम में ट्रेस किया। उस रात मैथ्यू और एमिली अपने हथियार वहीं छोड़कर भारी सुरक्षा वाले म्यूजियम में घुस गए। इस बीच चक ने आईसीसी के लिए गौर से भारी पेमेंट की मांग की, जिससे वो गुस्सा हो गया। चक खरीदारों को छत पर ले गया और अपने हैकर से लंदन की सारी बिजली बंद करवा दी। आईसीसी की चाबी किसी भी सिस्टम को तुरंत हैक कर सकती थी, जिससे शहर और म्यूजियम अंधेरे में डूब जाते। मैथ्यू और एमिली को एहसास हुआ कि चक दिखावा कर रहा है। एमिली ने उसे छत पर देखा, जहां से शहर दिख रहा था। उन्होंने गोर के आदमियों को लिफ्ट की तरफ जाते देखा और चुपचाप उनका पीछा किया। छत पर चक ने अपने हैकर के सामने शेखी बघारी, यहां तक कि शहर के नदी बांध को भी धमकाया। जैसे ही बैरियर नीचे होने लगा, नेवी में दहशत फैल गई। इस बीच मैथ्यू और एमिली ने टॉप फ्लोर पर हथियारबंद गार्ड से लड़ाई की और उन सभी को खत्म कर दिया। खरीदार आईसीसी की चाबी देखकर हैरान रह गए और एक $50 मिलियन देने को तैयार हो गया। बैरन अपनी टीम के साथ आया। उसने बताया कि मैथ्यू और एमिली इंटरनेशनल भगोड़े थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का उसका कोई इरादा नहीं था, यह मानते हुए कि उन्होंने चाबी सुरक्षित रखी थी। चक को असली मास्टरमाइंड मानते हुए उसने उन्हें अपने साथ आने का न्योता दिया। साथ मिलकर उन्होंने चक के ऑक्शन हाउस पर धावा बोल दिया। चक बच्चों को एक नाव पर लेकर भाग गया और अपने गार्ड्स को लड़ने के लिए छोड़ दिया। लाल लेजर डॉट्स ने अचानक गोर के आदमियों को घेर लिया। जेनी ने उन्हें कवर कर लिया था। मैथ्यू और एमिली ने अपनी मोटरसाइकिलें पकड़ी और डॉक की तरफ दौड़े। अलग होकर मैथ्यू ने पीछा करने वालों को झटक दिया, जबकि एमिली ने अपनी मोटरसाइकिल गिरा दी और एक स्पीडबोट पर कूद गई। उन्होंने चक का पीछा किया। चक के हैकर ने चाबी पकड़ ली, लेकिन निगेल ने उसका पीछा किया और उसे टक्कर मार दी और चाबी छीन ली। जेनी ने निगेल से बैरियर बंद करने के लिए कहा, लेकिन सिस्टम में एरर आने लगे। मैथ्यू और एमिली चक की नाव पर चढ़ गए और उसके आदमियों को पानी में फेंक दिया। निगेल ने आखिरकार सिस्टम को शांत किया, बैरियर बंद कर दिया। ठीक उसी समय जब मैथ्यू और एमिली को एहसास हुआ कि टक्कर होने वाली है, वे जल्दी से बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पानी में फेंक देते हैं। मैथ्यू और एमिली चक का सामना करते हैं, उसे नाव से धक्का देते हैं और उसकी नाव के बैरियर से टकराने से ठीक पहले एक जोरदार धमाके के साथ पानी में कूद जाते हैं। खतरा टलने के बाद परिवार सुरक्षित है। मैथ्यू लियो की तेज सोच की तारीफ करता है, जबकि एमिली राहत की सांस लेते हुए एलिस को गले लगाती है। जेनी आती है और एमिली उसे भी गले लगाती है।
आखिरकार परिवार फिर से मिल जाता है और शांति से रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मूवी प्ले को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।